नमस्कार। तो ग्रेट पोस्ट न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि हमारा जो चैनल है वो 10,000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और 1 मिलियन व्यूज़ भी क्रॉस कर चुका है। तो आज हमारे बीच मैडम चिदात्मिका खटुआ जी आज आए हुए हैं और आज हम उनके साथ बात करेंगे कि हमारा जो बियॉन्ड द स्पॉटलाइट एक आदमी की जो या एक ह्यूमन बीइंग की जो जर्नी है, जो लाइफ का, उस लाइफ जर्नी में उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा और एक हमारा जो यूथ जनरेशन है तो उनके लिए उनका जो मोटिवेशन है, जो क्या चैलेंजेस है, तो वो सारे हम कोशिश करेंगे जानने के लिए मैडम चिदात्मिका खटुआ जी से, जो एक जाने माने हस्ती है और उड़ीसा में इनका काफ़ी नाम भी है और वो एक प्लास्टिक सर्जन जो इनका जो हॉस्पिटल है वो भुवनेश्वर में, तो उनका वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है और काफ़ी सोशल वर्क भी करते रहते हैं। तो हम तो रोज़ देखते भी रहते हैं उनके काम। तो आज हम आपको मैडम वेलकम करते हैं हमारे शो में और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ की जर्नी किस हिसाब से, कैसे आपने शुरू किया? मेरा बचपन भुवनेश्वर में ही शुरू हुआ था। मेरे फादर जो है वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, इन ग्रिड कॉरपोरेशन इन फाइनेंस। सो बचपन से मैंने मेरे फादर को देखा है। आई गॉट इंस्पायर्ड बाय माय फादर, जो कि गवर्नमेंट में सर्विस तो करते थे लेकिन सर्विस जैसे ऑफिस काम ख़त्म करके वो होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो गरीब लोग हैं उनको देते थे। फ्री में लोगों को वास्तु की जो घर में दोष होता है उसको भी रेक्टिफाई करते थे। सो फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैव लर्न टू डू सोशल सर्विस विच मैं मेरी पिताजी से ही इंस्पायर हुई थी। मेरा नाम है चिदात्मिका। माय फादर इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन। चिदात्मिका का मतलब है चित आत्मिका। चित यानी कॉन्शियसनेस, अंडरस्टैंडिंग, यू अंडरस्टैंड अदर्स। आत्मिका इज द आत्मा। सो माय फादर ऑलवेज से दैट चिदात्मिका's meaning is the other name of goddess Durga and हम लोग 3 बहनें हैं, चिदात्मिका, लयात्मिका, एकात्मिका। चित आत्मा, लय आत्मा, एक आत्मा, सारा दुर्गा माँ की नाम है। सो हमेशा पिताजी मुझे ये बोलते थे कि जो नाम है उसका मान रखना। जन्म तो हमने दिया है, नाम भी हमने दिया है, लेकिन कर्म तुम लोग को करना है और भगवान ने एक ही जिंदगी दिया है। जितना भी सामर्थ्य है लोगों को कुछ गिव बैक करो। सो मैं छोटे जब थे तब से ये समाज सेवा का इंस्पिरेशन फादर से मिला और मेरा एजुकेशन जो है इलेक्ट्रिक OACB जैसे बोर्ड स्कूल बोलते हैं, सारे इलेक्ट्रिसिटी गवर्नमेंट का जो सर्विस में थे तभी उन्हीं के लिए अलग से स्कूल था, तो हमने एजुकेशन वहीं से शुरू किया। फिर गर्ल्स हाई स्कूल वो भी गवर्नमेंट था, तभी इतना प्राइवेट स्कूल नहीं था। फिर हमारा एजुकेशन वही RD वुमेन्स कॉलेज, देन उत्कल यूनिवर्सिटी, देन आई डिड माई PhD इन इंटरनेशनल बिजनेस इन US। उसी हिसाब से नौकरी भी होता रहा, शादी भी हुआ, बहुत सारे काम भी किए, जर्नी बस चल रहा है। तो मैडम आपका जर्नी में डेफिनेटली बहुत अच्छी रही नहीं होगी, क्योंकि अगर हम उस जनरेशन को देखें तो उस जनरेशन में इतना इजी नहीं था हर चीज़ करने के लिए। तो व्हाट ऑल चैलेंजेस यू हैव ऑलरेडी फेस्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड, कि वो हमारे एक यंग जनरेशन को आप बताएं कि एक कोई मुकाम पाने के लिए हमें कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना लगाव से, कितना लगन से हमें काम करना पड़ता है और आपने क्या क्या चैलेंजेस आपने अपने लाइफ में देखा है, तो वो आप अगर बताएंगे तो वो अच्छा रहेगा। I'll tell जो dedication and passion that driven me, क्योंकि ज़िंदगी में जैसे बोलिए जैसे इतना आसान नहीं था, क्योंकि उड़ीसा में जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ इतना कॉन्जर्वेटिव, यू कैन से माय फैमिली आल्सो कॉन्जर्वेटिव फैमिली। लेकिन धन्यवाद दूंगी मेरी माँ को, हमेशा हमने वो आज़ादी दी
कि कुछ करना है, अपना नाम कमाना है, जैसे भी हो समाज में अपना नाम, चलो आप किसी की बीवी हो, किसी के बेटी हो, सब हो, लेकिन आप खुद क्या हो उसको बनाना हो। तो मैं छोटे से ही बहुत चैलेंजिंग थी, और लीडरशिप जैसे बोलते हैं, लीडरशिप बॉर्न क्वालिटी, सबसे आगे रहना, सबको कुछ नया चीज़ दिखाना, इसके लिए बहुत कुछ चैलेंज होता था। जैसे कभी कभी ऐसा होता है एज ए वुमेन, लोग ट्रस्ट नहीं करते थे कि ये कर पाएगी क्या, ये कर पाएगी। जो विश्वास होता है ना, वो विश्वास को हमने चैलेंज में ले लिया, क्यों नहीं कर सकती मैं। तो ये जो है, जैसे आपको मैं बताऊं, आई कंसिडर टू बी इंडियाज़ फर्स्ट ट्राइबल क्वीन का फाउंडर हूँ। ट्राइबल क्वीन जब शुरू किया था, वो भी ट्राइबल एक पेजेंट, जैसे मेरा एड्रेस था ये कि ये कोई फैशन शो नहीं है, ट्राइबल महिला को सिंगल आइडेंटिफिकेशन दुनिया के सामने उन्हीं की ओरिजिनलिटी के साथ देना है। जब ये मैं कर रही थी, बहुत सारे सरकार से लेके, मेरे सराउंडिंग से लेके, सब मेरे पीछे पड़ गए कि तुम आदिवासी संस्कृति को छेड़छाड़ करने जा रहे हो। वैसे हो गया, मेरे पीछे मीडिया भी लग गई कि कुछ ऐसे गलत होने जा रहा है, लेकिन मैंने डट के रहे। मैं सबको ये बोल रही थी, मैं जो कर रही हूँ अपने संस्कृति जो ओरिजिनलिटी के साथ लोगों के सामने ला रही हूँ। विश्वास बहुत लोग किए, कुछ लोग विश्वास भी नहीं किए। ऐसा एक सिचुएशन हुआ, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी। 2018 में जब आदिरानी हुआ उड़ीसा में, उत्कल मंडप में हो रहा था, कुछ ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ लोग भी मेरे पीछे लगे, मीडिया में अफवाह भी फैलाने लगे कि ये कुछ आदिवासी संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने जा रही है, क्वीन क्यों बोल रही है। लेकिन मेरा यहाँ एड्रेस था क्वीन का या रानी का। जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बोलते हैं, शी इज एम्पावर्ड वुमेन, तो उसी रानी को ही मैं एड्रेस कर रही थी। एक ट्राइबल महिला जो नेचर, मदर नेचर के साथ कनेक्टेड है, सो इज सो प्योर, सो ट्रांसपेरेंट सीट। लोग उसको समझ नहीं रहे, और वो लोग भी डर रहे हैं आगे आने के लिए, क्योंकि सो कॉल्ड मॉडर्न सोसाइटी, वो लोग डिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं। तो मैं सोची कि नहीं, इन लोगों को इतना सुंदर सुंदर उनका कल्चर, ट्रेडिशन, अटायर से, व्हाई दे आर नॉट कमिंग, एंड दे आर फीलिंग स्केयर्ड विद द प्रेजेंट सोसाइटी। तो मैं जब इवेंट किया आदि रानी का, तभी ये लोग करे कि हम करने ही नहीं देंगे। मेरा सब बाहर से गेस्ट, सिंगापुर, मलेशिया, नेता, मंत्री, सबको बुला दिया था। लेकिन मीडिया में अफवाह चला। फिर मैंने डट के रहा। मैंने ये चैलेंज लिया कि जिनको लगे आप, मैं और एक 500 सीट डाल रही हूँ यहाँ पे, आप आओ, बैठो, देखो चीजों क्या है। अगर आपको लगे कि उड़ीसा की संस्कृति, क्योंकि उड़ीसा मेरा भी है, मेरा राज्य का मान भी मेरा है, मैं इस मिट्टी का बेटी हूँ, अगर कुछ भी गलत लगे, आप मैं स्टेज पे खड़ी होंगी, आप मुझे पत्थर मारिएगा। सो ये जो कॉन्फिडेंट, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग, योर डिटर्मिनेशन, योर पैशन टू डू समथिंग, एंड यू आर क्रिस्टल क्लियर अबाउट योर विजन्स। मैं सारे यूथ को बोलूंगी कि जो आप कर रहे हो, एक प्लानिंग से करो, विजन क्लियर करो। लोग बहुत बात बोलेंगे, सब सुन के, लेकिन डिसिसिव जब हो, जो डिसीजन लेना है वो खुद का ही लेना, कहाँ सही है, कहाँ गलत है। सारे यूथ मास को मैं बोलती हूँ, हाँ, पेशेंस। जैसे रामायण में मैं हमेशा मेरी टॉक में बोलती हूँ, सबरी से सच्चे बिग कैरेक्टर, सबरी का सबर यानी पेशेंस। लोग आजकल की जो यूथ है उनके पास नहीं है। वो सब चाहते हैं यूं हो जाए, यूं। They don't have any patience. They don't want to. Everybody is in rush. बहुत ज्यादा रस होने से एक्सीडेंट भी होता है। You dash. So everything, if you go with a clarity, with a proper education and knowledge, जो भी करने जा रहे हो, अच्छा नॉलेज लेके चाहिए, डेफिनेटली विल स्टैंड विन इन फ्रंट ऑफ द सोसाइटी। मैं आज का यूथ को ये जरूर बोलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जो आपने यूथ के लिए जो मैसेज दिया, डेफिनेटली मैं ये चाहता हूँ कि हमारा चैनल के माध्यम से ये सबके पास पहुँचे, और ये जो हमारा यूथ जनरेशन है, इसको कहीं ना कहीं इस चीज़ को गांठ भी बांध ले कि कोई भी चीज़ें यूं ही नहीं होता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और दूसरे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कई बार हमारा लाइफ में ऐसी चीज़ आती है, जब एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट दो चीज़ के लिए हम नॉर्मली होते हैं। एक गाड़ी जा रही है, एक कुत्ता एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहाँ पे हम नॉर्मली सोचते हैं कि गाड़ी ने कुत्ते को मारा, राइट। लेकिन एक्चुअली अगर आप इसको एनालाइज करें तो एक कुत्ते की खुद की गलती की वजह से उसने एक्सीडेंट हुआ। क्यों? क्योंकि उस पोजीशन में वो कंफ्यूज हो गया,
हमें जो नहीं होना है। दूसरी, उस कन्फ्यूजन की वजह से डिसीजन जो हम लेते हैं वो हम गलती लेते हैं, क्योंकि डिसीजन हम सही नहीं ले पाए। उस सिचुएशन में कुत्ता ने भी वो डिसीजन नहीं ले पाया कि उधर जाए या इधर जाए, वो गाड़ी के सामने आया। तो हमारे लाइफ में भी यही चीज़ है कि हमें कोई चीज़ें ऐसे नहीं मिलता, हमें हमेशा डिसीजन टाइमली लेना चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और डिसीजन सही लेना चाहिए, तभी जाके आपको लाइफ में सक्सेसफुल मिलेगा। जो हमारे सामने हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो आज हम देख रहे हैं, तो वो भी काफ़ी ऐसी स्ट्रगल करते हुए भी वो आगे बढ़ी है। और आप भी आज एक हॉस्पिटल भी है आपका, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी है, तो उस हॉस्पिटल के बारे में भी थोड़ा बताइए, सो दैट कोई बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं हमारा श्रोतागण, तो उसका भी लाभ अगर उठा पाए, जो उड़ीसा में रहते हैं या बाहर भी है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप बता दीजिए। उड़ीसा में एक्चुअली मैं पहले दिल्ली में ही थी। मैं प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट में एसोसिएट थी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। उड़ीसा को 2006 में गए एंड मेरा जो हस्बैंड है, ही इज अ प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जन, वो भी सर गंगाराम हॉस्पिटल में थे और हम लोग चंडीगढ़ में थे। फिर ही इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट वेस्टर्न ट्रेंड सर्जन ऑफ उड़ीसा, जो कि यूएस में मर्सी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल बफलो में थे। सो 2006 में मैं भी वापस आई उड़ीसा और डॉक्टर अक्षय राउत जो एक रिनोन्ड प्लास्टिक सर्जन है अभी उड़ीसा के, वो आए। तो हमने सोचा कि उड़ीसा वासी को कैसे हम कुछ ऐसे अलग से दे चिकित्सा दे जो कि कुछ नया हो, क्योंकि हम देखे कि बहुत सारे लोग तभी दिल्ली को आ रहे थे, मेट्रो हैदराबाद को जा रहे थे, लेकिन क्या बहुत सारे पैसा खर्चा कर रहे थे। तो हमने पहला हमारा क्लिनिक शुरू किया 2006 में, उड़ीसा प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी क्लिनिक। तभी प्लास्टिक सर्जरी का लोग कुछ नहीं जानते थे, जैसे लाइपोसक्शन हुआ, गायनेकोमास्टिया हुआ, हेयर ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत सारे जैसे सर्जरी है, लोगों को मालूम ही नहीं था, जो हमने शुरू किए। और पॉकेट फ्रेंडली, कुछ कम पैसे, जहां 5 लाख कोई मेट्रो में खर्चा करेगा, वहां 50,000 में हमने शुरू किया। सो धीरे धीरे करते रहे और 2020 में इनफैक्ट 19 लास्ट को आप बोलिए, 2020 में हमने शुरू किया हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसको सुश्रुत हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर, जो कि भुवनेश्वर का एयरपोर्ट के पास में ही है। मेजर पर्पस ये था, देखिए नेशनल रोड ट्रैफिक डेथ, जो एक्सीडेंटल डेथ होता है, उसका परसेंटेज है 33.33%. You know, Odisha stand is much more than the national average, that is 48%, which is a very big concern. So हम लोग का जो स्पेशलिटी है वो प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, जो जिनका हाथ पैर कट जाता है, लोग टिफिन कैरियर में उनका हाथ पैर ये लेके आते हैं, हम रात उसको जोड़ते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ expertise, doctors push super specialty expertise in our hospital. We have a born ward, जो industrial born cases है, born ICU भी हमारा है। हमारा ICU जो है स्मार्ट ICU है, उड़ीसा में 2 हॉस्पिटल के पास ही ऐसे स्मार्ट ICU है। स्मार्ट ICU माने फिजिकल डॉक्टर तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन कैमरा ऐसे लगा होता है कि वर्चुअल डॉक्टर्स, जैसे बड़ा हॉस्पिटल में, ब्रिजकांडी हॉस्पिटल और दूसरे जो हॉस्पिटल मुंबई, दिल्ली, सब में जो डॉक्टर्स है वो भी गाइड करते हैं। सो पेशेंट फील वेरी सेफ, काउंटर चेक बाय द वेरी स्पेशल डॉक्टर्स, एंड वी हैव बीन फेमस मेजर ऑफ ड्यूरिंग द कोविड, बिकॉज 2020 में हमने जब शुरू किया, कोविड एंट्री कर गया और आप विश्वास नहीं करेंगे, हमने करीबन 400 से ऊपर पेशेंट हमने ट्रीट किया, ओनली 2 मोर्टेलिटी। तभी लोग मर रहे थे, इससे बेड नहीं मिल रहा था, मर रहे थे, बिकॉज एवरीबडी वाज स्केयर्ड ऑफ द कोविड टू टच द पेशेंट। नर्स डरते थे, डॉक्टर डरते थे, बिकॉज कुछ भी मालूम नहीं था, सब जानते थे हम मरना ही है, बिकॉज एवरीबडी वाज ट्रायल एंड एरर। एंड तभी हमने इतना मोटिवेशन किया, और आई थैंक्स टू माय डॉक्टर्स एंड माय सिस्टर स्टाफ, जो नर्सेस हैं, वो बहुत बहादुरी दिखा के पीपी किट में दिन भर रह के सबको एक पर्सनल टच दिया, एंड ओनली 2 मोर्टेलिटी हुआ था, जो कि उड़ीसा में वी गॉट ह्यूज रिकॉग्नाइजेशन
ड्यूरिंग कोविड दैट इतना अच्छे से हमको ट्रीटमेंट करके, और आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं सोची कि तभी भगवान ही सहारा है। पूरा हॉस्पिटल में महामृत्युंजय का जप ही हो रहा था, और उनको मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं भी खुद कोविड में अफेक्ट हो गई, तभी मुझे ये मंत्र और लोगों का अच्छे अच्छे बातें, मुझे लग रहा था कि ये मेडिसिन से यही ज्यादा काम कर रहा है। क्योंकि देखिए, जब मनुष्य का जो ये है जन्म है, मैं सोचती हूँ ठीक है, मेडिसिन डॉक्टर्स सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो ह्यूमन एंजल टच है ना, वो कोविड के टाइम में बहुत फील हुआ। क्योंकि मैं खुद ही मैं अपने बारे में बता सकती हूँ कि तभी जब मंदिर में पूजा हो रहा था, लोग वीडियो भेज रहे थे, दुआ कर रहे थे, ये जो था कुछ था जो कि वाइब हमने, दो स्पिरिचुअल वाइब, मुझे खुद ही आज तक बोलते ही मुझे गुज़बम आ जाता है। आई थिंक देयर इज सम एंजल पावर्स कम्स इफ यू हैव गॉट अ गुड डेट, गुड माइंडसेट, देन डेफिनेटली इट कम्स टू अस। जब कभी कोई आदमी, देखो आप बहुत दुख में होंगे या कुछ ऐसे चैलेंज में आप आ जाते हो, कोई बोलते हैं अरे डोंट वरी, आई एम देयर ना, मैं हूं ना। ये जो है ना, भगवान कभी ये संसार में आकर खुद नहीं बोलेंगे कि उनका ये है, लेकिन ये मनुष्य के माध्यम से आ जाते हैं, बोलते हैं यस आई एम देयर, डोंट वरी, डू गुड, देयर इज अ मनस्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति। सो जो भी करो मन से करो, क्योंकि आखिर में ये सारा अंदर ही जाएगा अपने शरीर में, धर्मयुक्त अर्थ, अधर्मयुक्त अर्थ। सो ये बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो कि आज की जो युवा पीढ़ी है, अगेन बोलूंगी मैं, आप जो भी करो, हर कोई पैसा कमाएगा, हर कोई पैसे के लिए, बट पैसे के पीछे मत भागो। ऐसे कर्म करो, पीछे आपके पैसे आपके पीछे भागेंगे, और कुछ रातों रात नहीं होता। इट इज ए कॉन्टिन्यूअल प्रोसेस, और जो भी करो एथिकली करो, एथिक्स, बिकॉज एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज गोइंग इनसाइड योर बॉडी। सो धर्म को लेके चलो आगे, एथिक्स को मान के चलो, डेफिनेटली यू रीच टू द हाइट ऑफ लाइफ। तो जो यूथ के लिए जो मैसेज आपका है, तो मैं थोड़ा सा और चेंज करके बोल दूं कि जो आपके पास आज तक आ चुका है, तो आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, और जो आगे आने वाला है उसके भगवान के ऊपर ट्रस्ट करिए कि जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। और यही है कि अगर आप धर्म के रास्ते में या अच्छा कर्म करते हुए अगर आपने अपना कर्म को किया, तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे। और जैसे कहा मैडम ने कि मैं हूं ना, तो वो भगवान हमेशा आपके साथ है ना, तो ये आपके साथ हमेशा रहेंगे। पीछे हम आते मैडम कि अभी रिसेंटली मुझे ये भी पता लगा था कि आप थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर आते हैं, तो आपने बीजेपी भी ज्वाइन किया था। तो बीजेपी, आपने तो सोशल काम भी कर रहे हैं, आपका मतलब ये भी हॉस्पिटल भी है, एक तरफ की एक टाइप का सोशल वर्क ही है जो आपने इतना मेहनत से किया हुआ है। और बाकी भी हम देखते हैं कि आपका बहुत सारे सोशल वर्क चलता रहता है पूरा उड़ीसा में। तो इसमें फिर पॉलिटिक्स क्यों आया, क्यों पॉलिटिक्स में आपने ज्वाइन किया? पॉलिटिक्स में फ्रैंकली सिंह, मैं पहले भी मुझे ऑफर आया था डिफरेंट पार्टी से, मुझे कभी इंक्लिनेशन नहीं था पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने को। रिसेंटली आई गॉट गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि मुझे लंदन में मिला। विश्व का 23 लोगों के मध्य में मैं एक हूँ। मैं सोची कि अगर एक काम करते हैं, एक मेरा एज इंडिविजुअल देयर इज ए पर्टिकुलर रिच, और स्पेशली मोदी जी का जो विजन है, मैं बहुत सारे विश्व में कंट्री घूम चुकी हूँ, यूएस बोलिए या लंदन बोलिए, बहुत सारे ऐसे। पहले हिंदुस्तान को जो नाम था या हिंदुस्तान का जो क्या विश्व में जो पोजीशन था, मोदी जी की गवर्नमेंट के आने के बाद ये एक अलग दिशा हो गया। वी प्राउड टू से वी आर इंडियन। ये क्यों हुआ, उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। मैं आई थिंक एवरीबडी, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो एग्री होंगे। देखिए, जब तक आप अपना चीजों को वैल्यू नहीं करेंगे, इंडिया का कल्चर जो है इट इज वेरी रिच। पहले क्या होता था, हम लोग बेसिकली वेस्टर्न को हम अपनाते थे, बाहर का चीजों को अपनाते थे, बाहर का चीज अच्छा है, हमारा जो खुद का जो रीच है उसको नहीं जताते थे। आई थिंक ये गवर्नमेंट जो है, मुझे देखा कि
ये अपना चीजों को इवैल्यूएट करे, अपना लोगों को इवैल्यूएट करे, अपना संस्कृति को इवैल्यूएट करे, सारा विश्व में दे रहे, अपना चीजों को लोगों को बढ़ावा दे रहे, स्किल इंडिया मानो या डिजिटल इंडिया बनाओ। एक पहाड़ का बंदा जो जंगल में लेके बोलता है कि मैं डिजिटल पेमेंट करूंगा, ये कुछ छोटा बात नहीं है। डिजिटल इंडिया दिखता है। तो जब मैं एवरी ईयर आई मेक इट पॉइंट आई गो टू बाहर कंट्री एंड कुछ अच्छा चीज सीखूं। मुझे जब मैं अपने को हिंदुस्तान में, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई से they have got lots of regard which I used to go earlier to. So I somehow got inspired by the transformation has happened with this government. क्योंकि मेरा एड्रेस आदि नानी का वही था, ट्राइबल का, जी अपना संस्कृति को आप आगे लो। इट इज वेस्टर्नाइज को फॉलो मत करो। Okay, you like Western things, but अपना चीज को which you transform your own originality to the society, then you stand out. So ये जो सरकार है, मुझे लगा ये है, और अपना चीजों को मैं रख सकती हूँ। आइडियोलॉजी मैच हुआ तो मैं सोची नहीं, मैं अगर इतना कर रही हूँ, ये आइडियोलॉजी मेरा अगर मैच हो रहा है। देखिए, जो होता है दिल से होता है। अगर एक इनविजिबल वेवलेंथ कनेक्ट हो गया, आप बोल सकते हो। मैं सोची कि नहीं, ये जो सरकार है आइडियोलॉजी मैच करता है, तो अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, अगर इतना कर रही हूँ, उसको और अच्छे से स्केल अप करके उसको और इम्पैक्टेबल बना सकती हूँ ग्रास रूट में। पीछे आपका मनसा तो ये नहीं है कि आपको आगे आने वाले इलेक्शन में कंटेस्ट भी करना है, या किसी में, चाहे वो लोकल एमएलए की हो या एमपी के हो, या किसी और चीजों में आपका कोई पीछे कोई ऐसे मंशा हो, कोई ऐसा तो नहीं है? मैं आपको बताई थी शुरू से, जो युवा पीढ़ी को अभी मैं बताई, सेम थिंग मेरे लिए भी लागू होता है। मैं आज तक कोई भी काम, कोई पदवी जैसे बोलते हैं, या कोई पोजीशन को टारगेट करके मैं आज तक कोई भी काम नहीं किया है। हाँ, अगर काम से आपको कोई मिलता है, आपको काम बोलते हैं नहीं आप करो, विश्वास आता है कि लोग बोलते हैं नहीं नहीं ये रहेगी तो ये और अच्छे से कर पाएगी, ठीक है, यू वेलकम। इफ इट इज प्रोस्पेक्ट, इफ यू थिंक दैट, हाँ ठीक है, ये हो सकता है, तो इसमें कोई बुरा नहीं। लेकिन पोजीशन पाना है, इसके लिए काम करना है, मैं आज तक मेरे लाइफ में नहीं की हूँ, ना आगे करने वाली हूँ। अगर आता है तो आने दो, जैसे बोली ना, इट्स ए ब्लेसिंग होके मैं अपने को आई वेलकम दैट। बट ऐसा नहीं कि उसको मिलना है, ये पोजीशन मिलना है, मैं क्या आगे इलेक्शन खड़ा होना है इसके लिए करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। कल का भी मेरा वॉइस वही रहेगा। आज हम डॉक्टर चिदात्मिका कटुआ जी से हमने बहुत करीबी से बात किया और इनके जानने की कोशिश की कि इनकी लाइफ में कैसे कैसे रहा, कैसे चैलेंजेस रहा और कैसे आगे इन्होंने बढ़े, और आज भी जो इनकी पोजीशन में, जो इस पोजीशन में ऑलरेडी वो है, तो हमें ये लगता है कि अगर ऐसे लोग सामने आए और ऐसे सोसाइटी के लिए काम करें, और अपना तो देखो ज़िंदगी के लिए, खाने के लिए रोटी चाहिए होता है, तो इसलिए आदमी कमाता है और बिजनेस भी करता है या अपना धंधा करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम दूसरे के बारे में सोचें और दूसरे की कैसे एक हम रोज़गार दे सके, या लोगों को कैसे ऐसे हेल्प कर सके जो आगे वो अपने मुकाम को पाने के लिए मेहनत करके आगे जा सकें, तो ऐसे शख्सियत भी हमें इस सोसाइटी के लिए चाहिए जो दूसरे को गाइड कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको हमारे स्टूडियो में आने में बहुत बहुत धन्यवाद।